आज जानेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे वीर की गाथा जिसने अपनी 84 किलो की तलवार को अपने एक हाथ से ही चला के एक जंगली हाथी का सर एक बार में ही अलग कर दिया। आज हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो चलो फिर किसका इंतजार है। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। वे अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होकर भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पृथ्वीराज चौहान की कहानी वीरता, प्रेम और ऐतिहासिक संघर्षों से भरी हुई है, जिसने उन्हें भारतीय लोककथाओं और साहित्य में अमर बना दिया है। उनकी जीवन गाथा न केवल एक योद्धा की, बल्कि एक महान राजा की भी है जिसने अपने समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के पुत्र थे। चौहान वंश का राज्य मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में फैला हुआ था और अजमेर इसकी राजधानी थी। पृथ्वीराज का बचपन ही युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन के प्रशिक्षण में व्यतीत हुआ। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और रणनीतिक युद्ध कौशल में निपुण किया गया था। पृथ्वीराज का व्यक्तित्व बचपन से ही अद्वितीय था। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी असाधारण प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद, जब पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष के थे, उन्हें अजमेर का राजा घोषित किया गया। इतनी कम उम्र में राज्य का भार संभालना कोई साधारण कार्य नहीं था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े ही साहस और कौशल से किया। पृथ्वीराज चौहान का सिंहासन पर आरूढ़ होना और प्रारंभिक विजय। पृथ्वीराज के सिंहासन पर आरूढ़ होते ही उन्होंने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई विजयों को अर्जित किया, जिससे उनका साम्राज्य उत्तरी और पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्रों में फैल गया। उनके शासनकाल में अजमेर और दिल्ली प्रमुख नगर बन गए थे और चौहान वंश की शक्ति और प्रभाव चरम पर था। पृथ्वीराज चौहान की सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक विजय गुर्जर प्रतिहारों के खिलाफ हुई थी। इस युद्ध में उन्होंने अपने शौर्य और रणकौशल का अद्वितीय प्रदर्शन किया, जिससे उनकी सेना का मनोबल उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव को पराजित किया और पश्चिमी भारत में अपनी स्थिति मजबूत की। उनके शासनकाल की विशेषता ये थी कि वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया, व्यापार और कृषि को प्रोत्साहित किया और कला एवं संस्कृति को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अभूतपूर्व विकास हुआ। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा जानने से पहले जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही इतिहास के बारे में जानकारी लाते रहते हैं। तो चलो आगे बढ़े। पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा में उनकी प्रेम कहानी का विशेष स्थान है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। संयोगिता की सुंदरता और विद्वत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी ऐतिहासिक तथ्यों और लोककथाओं का मिश्रण है, जिसे पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में अमर कर दिया गया है। कहानी के अनुसार संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता और शौर्य के बारे में सुन रखा था और उनसे प्रेम करने लगी थी। वहीं राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच राजनीतिक मतभेद थे, जिससे जयचंद पृथ्वीराज से घृणा करते थे। जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पृथ्वीराज की प्रतिमा को अपने महल के द्वारपाल के रूप में स्थापित किया, ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके। लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर रखा था।
स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सभी राजाओं और राजकुमारों को नजरअंदाज करते हुए पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में वरमाला डाल दी। इस अपमान को सहन न करते हुए पृथ्वीराज ने अपनी गुप्त सेना के साथ कन्नौज पहुंचकर संयोगिता का अपहरण कर लिया और उन्हें दिल्ली ले आए, जहां उन्होंने विधिवत विवाह किया। इस घटना ने न केवल पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम को अमर कर दिया, बल्कि जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता को और भी गहरा कर दिया। इस शत्रुता का प्रभाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत दूरगामी हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल उनके और घुरिद साम्राज्य के शासक मोहम्मद गोरी के बीच के संघर्षों के लिए भी जाना जाता है। मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था जो भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज के राज्य को जीतने का प्रयास किया। दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने आईं, जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है। ये युद्ध भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। पृथ्वीराज की सेना, जो मुख्य रूप से राजपूत योद्धाओं से बनी थी, इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। युद्ध बहुत ही घमासान था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपार साहस का परिचय दिया। पृथ्वीराज, जो अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने गोरी की सेना को चकमा दिया। उनकी घुड़सवार सेना, जो घुड़सवारी और धनुर्विद्या में कुशल थी, जिससे वे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने अपने शौर्य और रणकौशल से गोरी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने निर्णायक जीत हासिल की। मोहम्मद गोरी घायल हो गया और उसे अपने राज्य में लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इस विजय ने पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया और उन्हें एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन की पहली लड़ाई में मिली हार के बाद मोहम्मद गोरी ने हार नहीं मानी। वह अगले वर्ष 1192 ईस्वी में एक बड़ी और सशस्त्र सेना के साथ भारत लौटा। ये युद्ध, जिसे तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है, भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पृथ्वीराज ने गोरी के आक्रमण का सामना करने के लिए राजपूत राज्यों की एक विशाल सेना एकत्रित की। लेकिन इस बार गोरी की सेना अधिक संगठित और बेहतर तैयार थी। युद्ध में मोहम्मद गोरी ने बेहतर सैन्य रणनीति का प्रयोग किया, जिसमें घुड़सवार धनुर्धारियों और संगठित घुड़सवार सेना का विशेष योगदान था। पृथ्वीराज और उनके सैनिकों ने बहादुरी का प्रदर्शन किया, लेकिन राजपूत सेना गोरी की सेना के सामने कमजोर पड़ गई। इस निर्णायक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना लिया गया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप पृथ्वीराज का साम्राज्य समाप्त हो गया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तराइन की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। पृथ्वीराज चौहान का अंतः। पृथ्वीराज चौहान के बंदी बनने के बाद उनके साथ क्या हुआ, इस पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ विवरणों के अनुसार पृथ्वीराज को घाजनी ले जाया गया, जहां उन्हें अंधा कर दिया गया और कारागार में डाल दिया गया। हालांकि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने अपनी अंधता के बावजूद मोहम्मद गोरी को मारने में सफलता प्राप्त की। कहा जाता है कि उनके दरबारी कवि चंद बरदाई ने एक दोहा रचकर पृथ्वीराज को गोरी के स्थान की जानकारी दी। पृथ्वीराज ने अपनी अंधता के बावजूद अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या का प्रयोग करते हुए गोरी को मार गिराया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे कारावास में जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते थे। हालांकि इस कहानी की ऐतिहासिकता पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान की वीरता और प्रतिशोध की भावना का प्रतीक बन गई है।